चलिए स्टार्ट करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना? उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो नोट कर लो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? क्या फंक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का? इट ब्रेक्स द complex food into small particles, है ना, which can be absorbed very easily from the alimentary canal. क्लियर है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को, सॉलिड फूड को किस में ब्रेक कर देते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में, जो कि इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और था, हाउ इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है, उसमें ऐसा क्या, कैसे डिजाइन किया गया है जिससे कि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेता है? क्या होते हैं इनर सरफेस पे? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे क्या होते हैं? मैंने कल बताया था ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसे क्या बोला जाता है? विलीज, विच हेल्प्स इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो मैंने जितना भी आपको अभी तक इसमें लिखवाया है न्यूट्रिशन में, इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तो इस थ्योरी को अच्छे से, आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस थ्योरी से निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। तो बताइए रेस्पिरेशन क्या होता है? अब देखो, हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि फूड एब्सॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट होता है ना, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है और क्या होता है? ग्रोथ होती है बॉडी की, है ना? तो वो एसिमिलेटेड फूड मतलब है क्या चीज? वहां से एनर्जी कैसे मिलती है हमें? क्या, कैसे फूड एसिमिलेट होता है और हमें एनर्जी कैसे मिलती है, वो ही आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जो फूड हमने इनटेक किया, पहले वो क्या हुआ? ब्रेक हुआ, फिर डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्सॉर्ब हुआ एंड देन एसिमिलेट हुआ। और एसिमिलेट होते ही उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रोसेस हो कैसे रहा है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है? देखो इसमें 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले, अब रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, है ना? जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली, तो जो हमारे सेल में फूड मॉलिक्यूल्स हैं, देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, वहां पर लिखा हुआ है फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे एक सेल में क्या है? फूड मॉलिक्यूल था। जैसे ही हमने ऑक्सीजन इनहेल की, ऑक्सीजन ने क्या किया? आकर के उस पर अटैक कर दिया और उसे बर्न कर दिया, है ना? ऑक्सीजन ने फूड मॉलिक्यूल को बर्न किया और वहां से क्या रिलीज हो गई? एनर्जी। और उसके साथ कुछ वेस्ट रिलीज हुआ है। द वेस्ट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है? वहां से 2 बाय प्रोडक्ट्स क्या आएंगे हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ने क्या किया? जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स थे, जो एब्जॉर्ब थे, असिमिलेट हो चुके थे, बर्न करके उसमें से एनर्जी को रिलीज कर दिया। सेल ने एनर्जी रिलीज कर दी, है ना? अब दिस एनर्जी, जब ये एनर्जी रिलीज हुई, तो इसके साथ 2 बाय प्रोडक्ट्स और आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें देखने वाली है, एक्चुअल में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज इट इज हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। बट वाटर रहता है ना? वाटर हमारे लिए जरूरी है।
बेनिफिशियल है, तो उस बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, तो वाटर की जरूरत है, जितना वेस्ट होगा निकल जाएगा, बट कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में रहता है। तो रियल वेस्ट क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अच्छा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पता है सबको? ब्रीथिंग में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें ब्रीथिंग प्रोसेस के साथ साथ हमारा जो फूड मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होती है, ब्रीथिंग तो हो ही रही है। ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बट उसके साथ ही जो फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां से एनर्जी रिलीज होती है, ये प्रोसेस भी हमारा रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, तो इनको मिलाकर के हम क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी रेस्पायर कर रही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस बॉडी में हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक एक चीज बता रही हूँ, ये डायग्राम बना लेना, आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम को बना लो और इसी से ही ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे, मैंने यहाँ पर डायग्राम में दो चीजें लिखी हुई हैं, एडीपी एटीपी। ये क्या है? अब एनर्जी रिलीज होती कैसे है? ठीक है, अब ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स हैं, एडीपी और एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे सेल में होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हमारे सेल में एटीपी मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है हमने खाना खाया, फूड ब्रेक हुआ, डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेट हुआ, एसिमिलेट होने के बाद जैसे ही हम सांस लेंगे, रेस्पायर करेंगे, तो क्या होगा, उस फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होगी और वो सारी की सारी यूज होगी। यूज तो नहीं होती है सब, ठीक है, कुछ एनर्जी हमारी यूज हो जाती है और कुछ एनर्जी को हम स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। कैसे? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, है ना, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और भी बॉडी की बहुत सी फंक्शनिंग होती है जिसके लिए एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है। तो उस एनर्जी को कौन स्टोर करता है? एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है, देखो मैंने लिखी हुई है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये फॉस्फेट क्या है, अब ये आया कहाँ से, उसके बारे में देखो। देखो हमारा जो सेल होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। या तो इसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोल लो या फॉस्फेट बोल लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अब सेल में फॉस्फेट्स होते हैं और क्या होता है, एक एडीपी मॉलिक्यूल। अब ये एडीपी क्या है, एडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स है क्या? एडीपी क्या है? लो एनर्जी मॉलिक्यूल है और एटीपी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। पहली बात, एटीपी फॉर्म होता है कैसे? अब देखो प्रोसेस होगा कैसे, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे ही हमने रेस्पायर किया, बॉडी रेस्पायर करती है, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करती है, ऑक्सीजन के मिलते ही जैसे ही एनर्जी सेल में जाएगी, ठीक है, यहाँ पर देखो, सॉरी, जैसे ही ऑक्सीजन सेल में जाएगी वो फूड मॉलिक्यूल को बर्न करेगी, बर्न करने से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब कुछ एनर्जी तो हमारी बॉडी गेन कर लेगी, बट कुछ एनर्जी एडीपी के पास जाएगी। वहां पर सेल में एक और मॉलिक्यूल बना हुआ है ना, एडीपी, एडीपी के पास जाएगी। तो क्या होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस जो एनर्जी फूड मॉलिक्यूल को बर्न करने से निकली है, तीनों मिलकर के क्या करेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल बनाएंगे। और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वेरी हाई एनर्जी का होगा। मतलब कि ये तीनों कंबाइन हो करके क्या करेंगे, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना लेंगे और सेल उसको अपने पास रखेगा, मतलब स्टोर करके रखेगा उस एनर्जी को, कि जब भी हमें जरूरत होगी तो हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और अब रिलीज कैसे करेंगे, अब हमें मान लो एनर्जी चाहिए, है ना, हमारे पास एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स पड़े हैं और हम चाहते हैं उसे यूज करना, तो क्या कैसे यूज होगा, एटीपी कैसे ब्रेक होगा, एडीपी प्लस, मतलब रिवर्स कर दो उसको, है ना, मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ।
ऐसे समझ नहीं आएगा रिएक्शन कैसे बन रही है। देखो ये इतना नोट कर लिया सबने, है ना? देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडीपी हमारे पास था, ठीक है, और क्या था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन ने फूड मॉलिक्यूल को बर्न किया, कुछ एनर्जी हम यूज कर गए और कुछ एनर्जी कहाँ आ गई, इन दोनों के साथ मिल गई। तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या ऐड हो गया, एनर्जी। एनर्जी मिलते ही इसने क्या बना लिया, एटीपी मॉलिक्यूल, विच इज वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। क्लियर है? ठीक है। अब जब भी हमें इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास है ना ऑलरेडी एटीपी भरे हुए हैं, है ना, एटीपी मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। तो जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे ब्रेक हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम किस सिंबल से करते हैं, आईपी नहीं लिखते, पीआई लिखते हैं, ठीक है। पीआई का क्या मतलब है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर मैं कहीं पे दोबारा से यूज करूं तो तुम समझ जाना ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। एडीपी प्लस पीआई प्लस जो एनर्जी हमें चाहिए वो रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर है? तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, सेल में कंप्लीट होता है, इसे नोट कर लेना, ठीक है। और ये एनर्जी कितनी किसके इक्वल होती है, ये भी लिख देती हूं मैं। ये एनर्जी एक्चुअल में होती कितनी है, 30.5 किलो जूल। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। मैं आपको एक साथ डिफरेंस लिखवा दूंगी, पहले समझ लो कि एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें यूज होंगी। पहली बात, ग्लूकोज क्या होता है, फूड होता है ना। ग्लूकोज क्या होता है, फूड ही होता है ना। जो ब्रेक होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना। अब यहाँ पर 2-3 टर्म्स यूज होंगी। ग्लूकोज ब्रेक होकर के क्या बनाता है, पायरुवेट। जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे, ब्रेकडाउन कैसे होता है फूड का, बाय एंजाइम्स, है ना। तो वहां से एक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चलो मैं लिखवा ही देती हूँ तुम्हें, है ना। देखो ये ग्लूकोज है, ठीक है। जब इसका ब्रेकडाउन होगा, कौन ब्रेक करता है ग्लूकोज को, एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो जब ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ब्रेक होगा, तो वहां से एक नई टर्म बनती है पायरुवेट। क्या बोलते हैं, पायरुवेट, या आप बोलो पायरुविक एसिड। क्लियर है? ये पायरुवेट्स बनते हैं, है ना। अभी आगे इसका यूज होगा, फिर बताऊंगी इसमें होता क्या है, ठीक है। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर के 2 पायरुवेट्स बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं है। मैंने कहीं पे लिखा कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इन्हें कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुवेट्स बनाता है, जिससे ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। अब
एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, मान लो हम लोग तो रेस्पायर करते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। जब हम रेस्पायर करेंगे तो पायरुवेट ब्रेक हो जाएगा 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। और जहां ऑक्सीजन नहीं होगी, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ऑक्सीजन नहीं होती, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वहां पर पायरुवेट ब्रेक होकर के 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है, दैट इज एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका यूज कैसे करना है, अभी जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया ये पायरुवेट वाला है ना, अब इसका यूज कैसे करना है वो देखो, वहां पर तुम्हें समझ आएगा अच्छे से कि मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। तो हमारे पास 2 रेस्पिरेशंस होती हैं, 2 टाइप्स की रेस्पिरेशंस होती है, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप पहले भी पढ़ चुके हो एरोबिक का क्या मतलब होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है ना, जैसे कि हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, रेस्पायर करते हैं ना, तो हम कौन से हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां पर कैसे रिएक्शन लिखोगे, देखो इसे रब कर दूं, बना लिया सबने। टू टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। अभी हम करेंगे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जहां पर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज होता है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो मैंने क्या कहा, हमारे पास ग्लूकोज था, फूड था ना, अब फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, किस टाइप का दिखता है, ऐसे बनता है ना, ऑक्सीजन भी लगेंगे इसमें, चलो रहने दो इसको, मतलब C6H12O6 ऐसे ही देख लो, ठीक है। अब क्या हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, पायरुवेट। यहां पर कितने मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, 1 मॉलिक्यूल। सेल में मैंने कितने फूड मॉलिक्यूल बनाए थे, एक की बात कर रहे हैं ना हम अभी तक। यहां से मुझे पायरुवेट कितने मिल गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, क्लियर है। अब पायरुवेट तक तो ठीक था, यहां तक सबके बॉडी में, ये ऑर्गेनिजम्स में इतना प्रोसेस होता है, लेकिन इसके बाद अब क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, व्हेन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, ठीक है, ऑक्सीजन इज इनटेक, है ना, ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन के आते ही क्या हुआ, ऑक्सीजन के आते ही हमारे सेल ने क्या किया, एनर्जी रिलीज की, है ना। तो जो हमारा पायरुवेट है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 38 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, क्लियर है। ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ glycolysis, glucose oxidized into 2 molecules of pyruvate. Then in the presence of oxygen, pyruvate oxidized to form carbon dioxide, water and 38 molecules of ATP. क्लियर है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। चलिए यहां तक समझ में आ गया क्या हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो ऐसे लिखी जाती है, और इसको कैसे रीड करना है समझ में आ गया है ना। चलो
अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होती है? ये तो आप मतलब कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ह्यूमन हो गया, डॉग, एलिफेंट, काऊ, बफेलो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनको जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और देख लो। चलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने क्या बोला? एरोबिक में क्या होता है? हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट एनारोबिक में द रेस्पिरेशन टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बताओ? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है? कोई एग्जांपल आप पता है आपको? कोई एग्जांपल है तो बताओ। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन में काउंट किया जाता है? ईस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट। चलो इसकी रेस्पिरेशन देखते हैं कैसे होती है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था, इतना प्रोसेस दोनों ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो इसको तो आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? पायरुवेट में। यहां तक तो बिल्कुल सेम था, है ना? अब इनके पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन थी बट यहां नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन। बट क्या है? ईस्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा? तुमने कभी देखा होगा, एक तुम घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे जूस ले लो, है ना, कोई भी शुगर सॉल्यूशन ले लो, अगर आप उसमें ईस्ट मिला करके उसे रख दोगे ना ढक करके, थोड़ी देर बाद देखना उसमें बहुत अल्कोहलिक स्मेल आएगी, है ना? तो वो स्मेल किसकी वजह से आती है? उसमें क्या हो गया, क्या प्रोसेस हुआ है बताओ? उसमें जो स्मेल आती है वो किसकी आती है? इथेनॉल की आती है। ठीक है, इथेनॉल की स्मेल आती है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे जो पायरुवेट है वो ब्रेक होकर के विदाउट ऑक्सीजन क्या वेस्ट प्रोडक्ट देते हैं? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब ये इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ये तुम केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में पढ़ोगे। इथेनॉल, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी कितनी? बहुत ही कम, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही थी? 38 मॉलिक्यूल्स। और यही क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में आता है कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स किस रेस्पिरेशन में, किस टाइप के रेस्पिरेशन में हमें मिलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में नहीं होता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? अभी तो आपने बोला कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और अभी आप कह रहे हो कि हमारी बॉडी में होता है। यस, ये हमारी बॉडी में होता है। कैसे? जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, आपकी सारी बॉडी की एनर्जी यूज हो जाती है। ठीक है, जो लोग जिम वगैरह करते हैं, है ना, रनिंग करते हैं, ठीक है, वहां पर उस टाइम पे क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से, बहुत ज्यादा मस्कुलर वर्क करने से क्या होता है? हमारी बॉडी की सारी एनर्जी यूज हो जाती है, रिलीज हो जाती है बॉडी से। उस टाइम पे हमारी मसल्स क्या करती हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, आपने देखा होगा बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या होता है? ज्यादा एक्सरसाइज करने से क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना, मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं? वो इसी वजह से आते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। क्लियर है? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो पायरुवेट्स होते हैं वो किस में रिलीज होंगे? किस में ब्रेक होंगे? अब इसी इक्वेशन को आप
एक और तरीके से लिख सकते हो, ग्लूकोज, पायरुवेट, ठीक है। अब ये कैसे रिलीज होंगे, ठीक है, पायरुवेट ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी मॉलिक्यूल्स। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मस्कुलर क्रैम्प्स प्रोड्यूस कर देता है बॉडी में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि नस, बोलते हैं हमारे मस्कुलर पेन होना शुरू हो जाता है, नस पे नस चढ़ गई, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो किसकी वजह से होता है, इस एसिड की वजह से ये रिलीज हो जाता है। पायरुवेट जब ब्रेक होता है तो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें कितने मिलेंगे, ओनली 2, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और यही एक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहां से बनता है, क्लियर है। चलिए, आज रेस्पिरेशन में हमने क्या किया, एक तो वो वाली डेफिनेशन पढ़ी, सेल का डायग्राम बना लेना, एटीपी और एडीपी क्या होते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हाई एनर्जी का होता है। फिर हमने पढ़ा कि 2 टाइप्स की रेस्पिरेशंस होती हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, है ना। 2 टाइप्स की रेस्पिरेशंस होती हैं, है ना। और दोनों में क्या डिफरेंस है, एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है, वही मैं भी लिखवाऊंगी आप लोगों को। एरोबिक में जितना भी प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा और क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कितनी रिलीज होती है, हाई एनर्जी रिलीज होती है ऑफ अबाउट 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। देखो सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है, एरोबिक बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक absence of oxygen. Second point, in case of aerobic respiration, it leads release the energy of high amount of energy in living organism, that is 38 ATP molecules. But in the case of anaerobic respiration, only 2 ATP molecules are released, ठीक है। एरोबिक किसमें होता है, ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स, लेकिन एनारोबिक किसमें होता है, ईस्ट, यस समटाइम्स ह्यूमन बींग्स अंडरगो, ह्यूमन बींग्स भी करते हैं ना, ये किसका केस है, ह्यूमन बींग्स के केस में, है ना। और ये जो मैंने ऊपर वाली एनारोबिक, ये दोनों एनारोबिक की, ये वाली एरोबिक है, सेकंड एंड थर्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन की है, ये कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ठीक है। और ये ह्यूमन बींग्स में होती है, बट कब होती है, जब हमारी बॉडी के एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे जितनी भी एनर्जी है वो यूज हो जाती है, उसके बाद ये वाली रिएक्शन बॉडी में होती है, ठीक है। और क्या डिफरेंस बन रहा है, CO2 एंड वाटर और ऑल्सो रिलीज इन दिस प्रोसेस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आ रहा है, बट एनारोबिक में क्या होता है, इसमें क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, ठीक है। इसमें बाय प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल रहेगा, लैक्टिक एसिड एंड लो एनर्जी, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है। बट एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, क्लियर है। और दोनों के केस में आप रिएक्शन लिख देना, ठीक है। चलिए, आज इतना ही करेंगे, डिफरेंस लिखवाने की जरूरत है नहीं तो मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी, है ना। कल हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।